चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ आरबीआई ग्रेड बी की लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अभी लास्ट के कुछ दिन बचे हैं। मैं अपने नोट्स भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ, कैसे मैं रिवाइज कर रही हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी ये मेरी एक्चुअल स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। मेरे खुद के 4 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने जो जो चीज़ें सीखी हैं वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर इन केस मेरा सिलेक्शन होता है तो यू विल फाइंड मी स्पीकिंग अबाउट द सेम स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर हुआ तो मैं यही स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी और तब भी यही बताऊंगी, अभी भी यही बता रही हूँ। ओके, तो यही मेरी एक्चुअल स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोग अच्छे से इसे फॉलो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है एंड यू कैन नॉट बीट दैट। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत बहुत मेहनत से मिला है और वही मैं आपको पूरा परोस के आज थाली में देने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, अगर आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं लाइक ईसीजीसी, पीओ और अदर बैंक एग्जाम्स, पीओ क्लर्क, जितने भी ये बैंक एग्जाम्स हैं, तो आप हमारा मेंटोरशिप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है। आप व्हाट्सएप कीजिए उस नंबर पे, आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, पूरा आपको डेली का टू डू लिस्ट वगैरह दिया जाएगा। फिर आपका जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, आपको प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा कि आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सही कर रहे हैं, क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, व्हाट यू कैन चेंज। ठीक है, आपको अपनी रूटीन में क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको मेंटोरशिप ग्रुप में मिलेंगी। तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं अभी फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रैटेजी को। ओके, सो ये आपका फेज 2 डिटेल स्ट्रैटेजी रहने वाला है। हालांकि दिन कम बचे हैं और मैं पहले वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ब्रांच में ऑडिट आ रखी है, बहुत काम हो रहा है, इसलिए बहुत कम टाइम मिल पा रहा था। तो आज फाइनली टाइम मिला है और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये ईएसआई ऑब्जेक्टिव का प्लान मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको ईएसआई डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है वो बताऊंगी, देन एफएम ऑब्जेक्टिव, देन एफएम डिस्क्रिप्टिव, देन एट लास्ट आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का भी स्ट्रैटेजी इसी वीडियो में दे रही हूँ। बिकॉज अभी टाइम की कमी है और मैं 3 वीडियो सेपरेट नहीं बना सकती हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो सारी नोट कीजिएगा। ओके, तो ईएसआई ऑब्जेक्टिव में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ 3 चीज़ें। ठीक है, एक पहला चीज़, एक फोर्थ चीज़ भी है बट दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसमें क्या सिलेक्टिव पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगी। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है आपका स्कीम्स। ठीक है, आपका स्कीम्स वाला सेक्शन, फिर आपका रिपोर्ट्स, ठीक है, फिर आपका पीआईबी एंड देन आपका स्टैटिक। ठीक है, अब ये जो जिस ऑर्डर में मैंने बताया ना उसी में इसकी प्रायोरिटी आपको रखनी है। तो स्कीम्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्कीम्स को आपको कैसे करना है, कौन कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स स्टार्ट कीजिए। आप 2021 से लेके 24 तक के 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। उसमें जितनी स्कीम्स आई हैं सबसे पहले तो उनका नाम नोट कर लीजिए और जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उनका भी नाम नोट कर लीजिए। ये 2 चीज़ें आपको नोट करनी है और फिर आपको सबसे पहले तो उन्हीं स्कीम्स को स्टार्ट करना है। बिकॉज आरबीआई रिपीट्स व्हाट इट हैज़ आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। तो आरबीआई रिपीट करती है तो आपको वो वाली स्कीम सबसे पहले रेडी कर लेनी है। बाकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स हैं। ठीक है, एसजीबी है आपकी, फिर आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, फिर आपकी वय वंदन योजना है, एसबीवाई, जेजेबीवाई, एपीवाई, ठीक है, और आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, और ये सारी चीज़ें, एनपीएस, ठीक है, यूपीएस, एनपीएस वात्सल्य, तो बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस हो गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की भी कुछ स्कीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक तो आपका सड़क, पीएम सड़क योजना, उसका जो स्टार्ट हुआ, कहाँ से अभी क्या चल रहा है, अभी के ईयर्स का कितना टोटल आउटले है। ठीक है, मैं अभी अपने नोट्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ों को फोकस करना है। देन योर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसकी भी बहुत सारी नमस्ते स्कीम है। ठीक है, फिर आपकी अजय है, अभ्युदय जनजाति, अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें, श्रेष्ठ स्कीम है, श्रेयस है, यशस्वी है। ठीक है, ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट बन जाती है।
फिर आपका दूसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स का भी कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी बहुत, एक दो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्कीम्स देख लेते हैं, ठीक है। स्कीम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जैसे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल, कोई इंपॉर्टेंट सी स्कीम मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे उज्ज्वला योजना है, ठीक है। उज्ज्वला योजना में मैंने ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर ली और इसको मैं डेली बेसिस पे रिवाइज कर रही हूँ। तो इसमें क्या क्या है, एक तो किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ, और सेकेंड फेज कहाँ से लॉन्च हुआ है, किस बारे में, वो लिख लिया। फिर आपका क्या क्या इस साल का क्या इनका टारगेट है वो लिख लिया। अभी तक कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, क्या सब्सिडी मिल रही है और क्या आपका टोटल आउटले है। फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। और लास्ट में कौन एलिजिबल नहीं है। तो बस इतनी चीज़ें आपने कंप्लीट की। और ये ऐप का नाम है नोजी, NUNOJI, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपने इस तरीके से स्कीम्स रेडी कर सकते हैं। जैसे ये विश्वकर्मा योजना है, तो इसको ये कब लॉन्च हुई, टोटल आउटले कितना है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन कौन एलिजिबल है, अभी तक का क्या स्टेटस है, फिर आपकी उसकी डिटेल्स, ठीक है, कि क्या क्या होने वाला है स्कीम के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको स्कीम्स रेडी कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है आपका रिपोर्ट्स का पार्ट, ठीक है। रिपोर्ट्स का पार्ट आ जाता है। रिपोर्ट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो अगेन सेम प्रैक्टिस आपको करनी है। PYQs में से सबसे पहले तो जितनी रिपोर्ट्स आ चुकी हूँ उनका नाम लिख लेना है। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बताती हूँ। IMF की WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की GEP ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स है। OECD की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। फिर आपका WEF की दो तीन रिपोर्ट्स हैं। एक तो आपका ग्लोबल जेंडर गैप और एक आपका है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, उस पर भी क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। और एक और है ग्लोबल ट्रांजिशन रिपोर्ट करके, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गई। फिर आपका अंकटाड की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है एक, ठीक है। और HDI है, ठीक है, UNDP की। फिर आपकी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है। फिर इंडिया की जो नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है वो इंपॉर्टेंट है। फिर SDG इंडेक्स है, इंडिया का SDG इंडेक्स है। तो ये सारी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए कि मैंने कौन कौन सी नोट की हैं। ये रही रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये बासल 3 की मॉनिटरिंग एक्सरसाइज है। फिर आपका साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट अभी वर्ल्ड बैंक ने निकाला। फिर ये आपकी जो हमारी डोमेस्टिक वाली रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, बहुत कम चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो अभी मैंने बताया आपको, इसमें मैं कुछ आपको वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट हो गई, HDR रिपोर्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। अब मैं आपको एक आध रिपोर्ट खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से। एक ये SDG गोल्स रिपोर्ट है, ठीक है, अंदेसा की रिपोर्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, UNDEA से 10th एडिशन है। इसमें क्या क्या मैंने लिखा है वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये देखिए, SDG 2030 इतना इम्प्रूव हुआ है, कौन कौन से टारगेट्स अबव जा रहे हैं, कौन से बिलो जा रहे हैं, कौन से मॉडरेट पे या स्टैटिक हो रखे हैं जिस पे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं ना SDGs हैं, उसमें कितना क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सारा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। फिर कुछ स्टैटिक पोर्शन जो मैंने बताया ना उस पर भी मैं बनाऊंगी, अभी बनाया नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से क्या क्या करना है। रिपोर्ट समझ में आ गई। अब PIB आ जाता है। तो PIB भी लास्ट 6 मंथ्स की इंपॉर्टेंट है। अब PIB में ना सब कुछ नहीं पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी स्कीम्स थी और आपके एप्स वगैरह जो लॉन्च हुए हैं और आपके कुछ इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है PIB में। फेज 2 से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी है। स्टैटिक में क्या क्या पढ़ना है, कुछ 2-3 टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ उनको रेडी कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक तो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, ADB, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से काम करते हैं, कब इस्टेब्लिश हुए, इनके CEOs MDs कौन हैं, ठीक है। और आपका एक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके ऊपर जितना भी हमने अभी तक इसका हिस्ट्री क्या है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमने कौन कौन सी अभी तक समिट्स की हैं, कौन कौन से हमने साइन किए हैं पेपर्स, वो सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ESI ऑब्जेक्टिव आपका
क्लियर होता जा रहा है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, इतना ही करना है ये ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या कीजिए आप, सबसे पहले तो आप इतना चीज़ रेडी कर लीजिए और फिर डिस्क्रिप्टिव के आंसर राइटिंग करनी है आपको, खुद से लिखना है बैठ के, ठीक है। अब आंसर राइटिंग में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपके पास 90 मिनट्स हैं और आपको 2000 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। 600 के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 400 के 2 क्वेश्चन रहेंगे। बिकम्स 24 वर्ड्स पर मिनट, इतना आपकी स्पीड होनी चाहिए। बट क्योंकि आपको उसमें थिंकिंग वगैरह में भी टाइम देना होगा, आपको सोचना है, सोच के लिखना है, तो फिर आपका स्पीड शुड बी समवेयर अराउंड 35 to 40, जिससे कि आपको सोचने का टाइम मिले। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा कि आप सोच पाओ चीज़ें, अपने पेपर पे भी लिख पाओ, क्योंकि सब हेडिंग्स आपको पेपर पे लिखते जाना है, तभी आपको याद रहेगी, वरना लिखते लिखते भूल जाओगे कि नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब हेडिंग में क्या लिखने वाला था, ठीक है। इसी तरह आपको एफएम का करना है सेम वे। अब इसमें ना चीज़ें क्या करनी है, जैसे आपने ये जो स्कीम्स पढ़ी, रिपोर्ट्स पढ़ी, इनको यूज़ करना है, यहाँ पे डेटा इसका यूज़ करना है। अब मैंने आपको वो जो ऐप बताया ना नोजी, इसमें आपको बार बार आप जब रिवाइज करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे एचडीआई का है, एचडीआई में अपनी रैंक कितनी है, 130 है, ठीक है। इंडिया की रैंक है, टॉप कौन कौन है, तो आपका एचडीआई इन एसडीजी ये टॉप पे है। आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नहीं स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन भी 5th नंबर पे है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आपका कौन कौन से तीन इसके पैरामीटर्स होते हैं, तीनों में इंडिया ने इम्प्रूव किया है, कितना कितना इम्प्रूव किया है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें, जहाँ भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना जो रिलेटेड हो आपका डेवलपमेंट से, वहाँ पे आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हो, इसका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो कोट कर सकते हो। ज़्यादा नहीं कोट करना है, बट येस आप एग्जाम्पल ज़रूर दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ESI डिस्क्रिप्टिव का पार्ट था। अब बात करते हैं FM ऑब्जेक्टिव की। FM ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट का तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैनेजमेंट आपको पूरा कंप्लीट करना है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबको एक बार रीडिंग कर लीजिए और इसके MCQs लगाइए आप, ठीक है, MCQs लगाइए। फिर आपका फिनेंस में जो है ना, फिनेंस में आपका स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है और करंट भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक के लिए आपको क्या करना है, जो कुछ चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो NBFCs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पहले ही कर चुके हैं। अबाउट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। और आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फिर इनके इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब फिनेंस के स्टैटिक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। करंट में आपको सिर्फ आरबीआई, सेबी के सर्कुलर्स करने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स थी और जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह थी IMF, वर्ल्ड बैंक की, वो सब हम ESI के लिए कवर कर ही चुके हैं, तो वो यहाँ पे भी अपने लिए अप्लाई हो जाएगा, तो ये भी अपना डन हो जाएगा। अभी इसके लिए अलग से सिर्फ आरबीआई सर्कुलर्स और सेबी सर्कुलर्स करने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स अप्रैल से कीजिए, सेबी सर्कुलर्स लास्ट 4 से 5 मंथ्स के कीजिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। क्लियर है ना, आई होप सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने वही बताया, मैनेजमेंट के जो भी टॉपिक्स हैं सब पे एक एक दो क्वेश्चंस रेडी कर लीजिए। लीडरशिप है आपका, कम्युनिकेशन है, ठीक है, फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इन पे एक एक आंसर को रेडी कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें ना एक आप चीज़ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने डेफिनेशन कोच के लिए बनाया, अभी रिसेंटली बनाया है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन आपको मिल रही हैं वो इसमें डालते जाइए। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एनी लीडर कैन पोजेस। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को एक कोट से अगर स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत ही अलग इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे कोट्स मैंने रेडी कर लिए हैं, अभी और भी सारे चैप्टर्स के रेडी करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोट से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके आंसर में एक अलग ही प्रभाव, बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा और एक नंबर आपको कोट्स का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक नंबर आपको इम्पॉर्टेंट तो है, ये चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट डिस्क्रिप्टिव ऑफ इंग्लिश, जिसकी प्रैक्टिस कोई भी नहीं करता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है अगर आप चाहते हैं अपना नाम आरबीआई की फाइनल लिस्ट में देखना। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, इसकी डेली बेसिस पे एक ऐसे लिखिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस कीजिए, डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 दिन तो कीजिए ही कीजिए, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे ना जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उससे आपकी अच्छी खासी मेहनत होगी। और कोशिश कीजिए जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता है उसी टाइम पे आप दीजिए। कितने कितने बजे होता है ये आप देख लीजिएगा, वो सेम ही रहता है हर साल, तो उस टाइम पे आप पेपर लगाइए, ठीक है। तो ये आपको बहुत इमेंस हेल्प करेगा। और जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं ना उसको चैट जीपीटी से चेक कराइए, चैट जीपीटी पे देखिए कि किस तरीके से आपका क्या क्या चीज़ चेंज करने के लिए वो बोल रहा है, और वो चीज़ चेंज करके एक और आंसर लिख के फिर चेक कराइए कि कितना आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है।
तो ये था पूरा स्ट्रैटेजी प्लान। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने आपको पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी दे दिया है। अब आपको कुछ भी डाउट वगैरह आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच आई एम फॉलोइंग पर्सनली, और ये चीज़ मुझे पता है पूरी काम करेगी। अब मैं एक शॉर्ट में ना ये चीज़ भी बता देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मेरे 4 इयर्स का ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो ये बोल रहा है कि ये चीज़ काम करेगी। तो लेट मी टेल यू, लास्ट ईयर आई गेव इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी, चीज़ें पढ़ी थी, बट उस लेवल तक नहीं पढ़ी थी। तो फेज़ 2 में आई जस्ट गॉट 2 मार्क्स अबव कट ऑफ। ठीक है, तो उतना चीज़ें पढ़ी ही नहीं थी। फिर लास्ट ईयर चीज़ें पढ़ी, मैंने काफ़ी पढ़ी, बट रिपोर्ट्स छोड़ दी। तो जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो मैंने स्पेशली इस बार कर ली हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें आपकी रिपोर्ट्स में आती हैं आपको याद ही नहीं रहती हैं, तो बार बार रिवाइज़ करो, डेली रिवाइज़ करो, तभी याद होगा सारी चीज़ें। इसीलिए मैंने आपको बोला स्कीम्स, रिपोर्ट्स, पीआईबी एंड थोड़ा सा स्टैटिक इज़ इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आपके आरबीआई सर्कुलर्स, आपके सेबी के सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टैटिक के टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट के तो स्टैटिक करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली ना तो कुछ छूटने नहीं वाला है। आई नो टाइम कम है, बट आपको पता है ये इस लेवल का एग्ज़ाम है कि इसमें मुझे आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको पता है कि किस तरीके से आपको टाइम अपना मैनेज करना है। दैट इज़ योर प्रॉब्लम सॉलिडली। बाकी अगर किसी और के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल हमारे मेंटोरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बट फॉर नाउ आरबीआई का आपको खुद ही देखना रहेगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, एंड टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।